Hello friends, welcome to Law and Knowledge. Do like, share and subscribe our channel. You can follow us on Instagram. The link is given below. आप सभी हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक भी हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाते हैं तो जो भी हम आपको वीडियोस में पढ़ा रहे हैं उन सभी के नोट्स जो है आपको 2 से 3 दिन के अंदर उस चैनल पे अवेलेबल होंगे। तो प्लीज हमारे टेलीग्राम के चैनल पर भी जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस नई वीडियो को, जो है द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। देखिए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी कि आप अगर कोई सी भी जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पर प्लीज इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए। ये सब्जेक्ट हर जुडिशरी एग्जाम में आएगा। आप एमपीसीजे दे रहे हो, आरजेसीजे दे रहे हो, या कोई सी भी एग्जाम दे रहे हो, कोई सी भी सिविल एग्जाम्स दे रहे हो, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आज हम इसमें कवर करने जा रहे हैं सेक्शन 16 टू सेक्शन 19 को। ठीक है, इससे पहले हमने 15 तक के सेक्शंस को कवर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी अवेलेबल है। अगर आप वो भी देख लेंगे तो आपको एक लिंक बन जाएगी, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो इस वीडियो में सेम है और उस वीडियो में भी थी। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को, जो कि है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सेक्शन नंबर 16 से रिलेटेड। इसमें हम जो चैप्टर डील कर रहे थे उसमें एक हेडिंग चल रही थी, कॉन्ट्रैक्ट विच आर नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। पहले हमने देखा कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट जो थे स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड होते थे। अब हम पढ़ रहे थे कौन से कॉन्ट्रैक्ट जो है स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड नहीं है। उसी को हम जो है सेक्शन 15 के आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सेक्शन 16 में भी वही बात आ रही है कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट जो है स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड नहीं है। चलिए पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 16 को। सेक्शन नंबर 16 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सेक्शन 6, पर्सनल बार्स टू रिलीफ। पर्सनल बार्स टू रिलीफ का मतलब समझिए कि रिलीफ लेने से कौन कौन से हर्डल्स है जो आपको रोकेंगे। पर्सनल बार्स है, हिंड्रेंसेस है, आपको रोकेंगे रिलीफ पाने से। ठीक है, इसमें लिखा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन अ फेवर ऑफ। किस किस के फेवर में जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है नहीं करी जाएगी। फर्स्ट जो है इसमें सबसेक्शन ए में लिखा है Who has obtained substitute performance of contract under section 20, जिसने जो है सब्सटीट्यूट परफॉर्मेंस ले ली है सेक्शन नंबर 20 में। मैंने आपको सब्सटीट्यूट परफॉर्मेंस जो है इससे पहले वाले वीडियो में भी समझाया था। जैसे कि सब्सटीट्यूट का अगर आप एक नॉर्मल मीनिंग समझे तो जैसे अगर आपको चाय पीने की इच्छा है और हम आपको चाय नहीं कॉफी दे देते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। तो क्या कॉफी जो है वो चाय का एक सब्सटीट्यूट है। वैसे ही अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे आपसे 5 जो है कॉटन की साड़ी लेनी थी, अब आप बोल रहे हो कॉटन की नहीं बट हम आपको सिल्क की साड़ीज जो है प्रोवाइड करवा देंगे, तो क्या हुआ, कैसे न कैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है कंप्लीट तो हो रहा है, हम उसकी जगह एक सब्सटीट्यूट ले रहे हैं। कैसे, कॉटन की जगह हम सिल्क को चूज कर रहे हैं। तो ये होता है सब्सटीट्यूट परफॉर्मेंस। एक नॉर्मल मीनिंग में आपको बता रही हूँ। इसके अलावा जो डीप में हमको सब्सटीट्यूट परफॉर्मेंस पढ़ना है वो सेक्शन 20 में रीड आउट करेंगे हम। ठीक है, तो ये जो है सेक्शन 20 के अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या सब्सटीट्यूट परफॉर्मेंस अगर जिसने ले ली है उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। इसको आपको अगर और अच्छे से समझना हो तो इसके प्रीवियस वाला वीडियो जो है उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप उस वीडियो को जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट किसको नहीं मिलेगा, जिसने जो है सब्सटीट्यूट परफॉर्मेंस ले ली है सेक्शन 20 में। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है हु हैज बीन इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग। अब जो है वो इनकेपेबल हो गया है परफॉर्म करने के। मान लीजिए, देखिए पहले इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। आपका और मेरा एक एग्रीमेंट होता है कि मुझे जो है आपकी एक पेंटिंग बनानी है। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे को आपकी पेंटिंग बनानी थी बट किसी एक्सीडेंट में मेरा हाथ जो है मतलब कट जाता है, तो अब क्या हुआ, मैं तो वो परफॉर्मेंस करने के लिए इनकेपेबल हो गई, मैं वो परफॉर्मेंस कर ही नहीं सकती हूँ। तो यही होगा, अगर हम किसी परफॉर्मेंस को करने के लिए इनकेपेबल हो जाते तो वहां पे भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगी। अब हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं तो आपको बहुत जल्दी से समझ आएगा। हु हैज बीन इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग, हम इनकेपेबल हो गए हैं, और वॉयलेट्स एनी इसेंशियल टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मैं कोई इसेंशियल टर्म्स जो थी कॉन्ट्रैक्ट की वो भी वॉयलेट कर रही हूँ। मान लीजिए आपका और मेरा एग्रीमेंट हुआ था कि मैं आपको एक लैंड बेचूंगी, वो भी 5 लाख में। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, मैं बोल रही हूँ ये लैंड दूसरा लैंड ले लो तुम,
तो ये तो इसेंशियल टर्म ही चेंज होगी ना भाई, मुझे तो वही लैंड चाहिए था। ऐसा थोड़ी ना है कि तुम कहीं का भी, मैंने बोला कि बीच मार्केट का मैं तुमको लैंड जो है 5 लाख में देने को तैयार हूँ, और अब मैं आपको तुमको बिल्कुल सिटी के बाहर ले जा रही हूँ, बोल रही हूँ ये वाला लैंड ले लो 5 लाख में, तो नहीं, क्योंकि मैंने क्या है इसेंशियल टर्म्स जो थी एग्रीमेंट की वो वायलेट कर दी है, या मैं इनकेपेबल हो गई हूँ। द कॉन्ट्रैक्ट दैट ऑन हिज पार्ट रिमेन्स टू बी अनपरफॉर्म्ड, मेरी तरफ से वो कॉन्ट्रैक्ट अनपरफॉर्म्ड रह गया है, और एक्ट इन फ्रॉड, मैं आपके साथ फ्रॉड कर रही हूँ, या फिर विलफुली आप वेरिएशन कर रही हूँ उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसमें भी आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकते। देखिए मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी थी ही नहीं, ठीक है, मैंने आपको बोला कि मैं ये फलाना प्रॉपर्टी आपको बेचूंगी, जबकि वो मेरे नाम पे है ही नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने जानबूझ के आपके साथ फ्रॉड किया है, ठीक है। तो अब अगर आप कोर्ट के पास जाते भी है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, तो कोर्ट बोलेगा इसने जानबूझ के फ्रॉड किया, कहीं ना कहीं आपकी भी तो जिम्मेदारी थी कि ये बात पता करे कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है या नहीं है, मैं फ्रॉड तो नहीं कर रही हूँ। एक होता है ना कि अगर आप इक्विटी के लिए आ रहे हैं तो आप भी इक्विटी थोड़ा सा उस चीज को समझ के चलिए ना, कि अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी चीज का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करूं तो आप भी उतने अवेयर होइए कि क्या मैं आपके साथ फ्रॉड तो नहीं कर रही हूँ, क्या मैं आपके साथ वेरिएशन तो नहीं कर रही हूँ, इसेंशियल टर्म्स तो नहीं तोड़ दूंगी। तो वही बात है कि अब अगर मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है ही नहीं और मैंने झूठ में आपसे कोई एग्रीमेंट कर लिया बेचने का, अब अगर आप कोर्ट के पास जाते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, तो कोर्ट तो ये बोलेगा भैया पैसे देके मामला रफा दफा कर लो, क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसे करवाए। अरे भाई मेरे नाम पे तो प्रॉपर्टी है ही नहीं, मैंने तो झूठ बोला ना, फ्रॉड किया, तो उसमें कोर्ट भी क्या करेगी, आपको जो है क्षतिपूर्ति दे देगी, इंडेमनिटी या फिर जो भी आपका कंपनसेशन बनता है वो आपको प्रोवाइड करवा देगी। उसके अलावा वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते, क्योंकि मेरे खुद के नाम पे वो प्रॉपर्टी है ही नहीं, ठीक है। आया आपको समझ में। अगर मैं इनकेपेबल हो जाती हूँ, मेरा हाथ टूट जाता है, एग्जाम्पल से याद रखिए, इनकेपेबल हो जाती हूँ या फिर इसेंशियल टर्म्स जो है कॉन्ट्रैक्ट की वो वायलेट करती हूँ, जो सिटी के बीच का प्लॉट था वो मैं आपको सिटी के बाहर जाके बोल रही हूँ कि ये वाला ले लो, तो ऐसा नहीं होगा, ये इसेंशियल टर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट की। उसके बाद जो है मैं फ्रॉड कर रही हूँ आपके साथ, तो इन सभी चीजों में जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती है। अब हम इसका सी पॉइंट पढ़ते हैं। Who fails to prove that he has performed or he has always been ready and willing to perform the essential terms of the contract which are to be performed by him other than terms of the performance of which has been prevented or waived by the defendant। देखिए नॉर्मल सी बात है कि मैं जाती हूँ कि भैया मुझे आपके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, मैं गई कोर्ट के आपका और मेरा कोई एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, अब आप काम नहीं कर रहे, तो मैं गई कोर्ट के पास कि आप तो मतलब जज साहब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मेरे को दो कि इसको ये काम करना ही पड़ेगा, तो वो बोलेंगे कि आप विलिंग है ये काम करने के लिए, जो आपकी परफॉर्मेंस थी आपने वो करी है, आप उनसे परफॉर्मेंस मांग रहे हैं, तो क्या आपने आपकी परफॉर्मेंस करी है। अब मेरी जो है कैपेबिलिटी नहीं है, मैं ये प्रूव ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, हु फेल्स टू प्रूव, मैं प्रूव ही नहीं कर पा रही हूँ कि मैं रेडी हूँ वो काम करने के लिए, मैं विलिंग हूँ कि हाँ मुझे ये काम करना ही है। अगर मैं इसको प्रूव करने के लिए ही मैं प्रूव नहीं कर पा रही हूँ तो फिर मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी नहीं मिलेगी। नॉर्मल सी बात है, अगर आप कोर्ट के पास जाते हैं कि आप इसने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था और सर आप इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर दीजिए, तो कोर्ट भी तो बोलेगा क्या तुमने तुम्हारा पार्ट परफॉर्म किया है जो तुम्हारा करने का था, अब मैं प्रूव ही नहीं कर पा रही हूँ कि हाँ वो मैंने किया है, तो कोर्ट बोलेगा जब तुमने तो किया नहीं है तो तुम किसी और से कैसे मांग रहे हो। तो वो ही बात है कि जब तक हम अपना काम नहीं करेंगे, हम प्रूव ही नहीं कर पा रहे कि हमने ये काम किया है, हम विलिंग है इस काम को करने के लिए, तो कोर्ट कैसे किसी और को ऑर्डर दे सकती है। जैसे कि एक मैगजीम्स है, हु ही सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, अगर आप चाहते हैं कि आपको न्याय मिले तो आप भी तो दूसरों के साथ न्याय कीजिए। वैसी ही बात है, अगर आप चाहते हैं कि आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर मिले तो आप भी तो अपनी परफॉर्मेंस कीजिए, ठीक है। आया आपको ये सब समझ में। सेक्शन 16 में ए बी सी पॉइंट हमने कवर किए। फर्स्ट में था जिसने सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ले लिए सेक्शन 20 में, सेकंड में देखा इनकेपेबल हो गए, फ्रॉड हो गए, या मैंने वेरिएशन कर दिया। फिर थर्ड में हमने देखा कि मैं प्रूव ही नहीं कर पा रही हूँ कि मैं विलिंग हूँ काम करने के लिए, तो कोर्ट किसी और को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बोल ही नहीं सकती। अगर मैं गलत हूँ तो मैं दूसरे के गलत होने पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकती हूँ, वैसी ही बात है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अभी सेक्शन सी का ही एक्सप्लेनेशन है। सेक्शन सी का एक्सप्लेनेशन है फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज सी where a contract involves the payment of money, it is not essential for the plaintiff to actually tender to the defendant or to deposit in court any money except
सो डायरेक्टेड बाय द कोर्ट। देखिए उसमें अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, सी वाले में हमने देखा कि अगर आप विलिंग है और रेडी है परफॉर्म करने के लिए, बट आप ये प्रूव नहीं कर पा रहे हो, तो आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। बट इसमें बोला है कि अगर कोई पेमेंट से रिलेटेड बात है तो जरूरी नहीं है कि उसको प्रूव करने के लिए आप पेमेंट कर दो, नहीं, कोर्ट बोलेगी तो ही पेमेंट करना है। ये बात स्पेसिफिकली मतलब कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में बोल दी कि कोई भी मतलब प्रूव करना है, बट इस तरीके से प्रूव नहीं करना है कि आपका खुद का नुकसान हो जाए, ठीक है। तो कोर्ट ने बोला है कि जब तक कोर्ट नहीं बोलेगी, कोर्ट आपको डायरेक्शन नहीं देगी, तब तक आप कोई ऐसा पेमेंट भी नहीं करेंगे। फिर लिखा है सेकंड पॉइंट, द प्लेंटिफ मस्ट प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ रेडीनेस एंड विलिंगनेस टू द परफॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू ट्रू कंसिडरेशन। अगर आपको ये प्रूव करना है कि हाँ मैं ये काम करना चाहती थी, ये काम मैंने किया है, तो ट्रू कंसिडरेशन में बताइए, आप ऐसा कोई सबूत लाइए, बट ऐसे पैसे वैसे दे के कुछ नहीं करना है। ये बात जो है एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन सी बताता है इसका, ठीक है। अब हमने अभी कवर किया है सेक्शन 16। अब मैं आपको एक मतलब गाइडेंस देना चाहती हूँ कि जब भी आप मेरे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ अपना बैर एक्ट खोलिए, उसमें साइड में इतनी सी स्पेस तो रहती है, तो वहाँ पे ना वो एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे अभी सेक्शन 16 के फर्स्ट में हमने देखा इनकेपेबल, तो वहाँ एक मतलब आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, आर्टिस्ट हाथ टूट गया तो वो कैसे करेगा, तो वो क्या आप जैसे ही जब नेक्स्ट टाइम उसको पढ़ेंगे तो आपको एकदम से क्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं भी अगर कोई चीज़ याद करनी होती तो जितना जल्दी एग्जाम्पल से याद होता है उसकी आप मतलब कहीं से कंपटीशन है ही नहीं। अगर आप एग्जाम्पल लिख लेंगे कि हाँ यहाँ पे ये एग्जाम्पल था, यहाँ पे उसने प्रॉपर्टी की बात करी थी, यहाँ पे इसके पास टाइटल नहीं था। सी वाले में जो है हम देख सकते हैं कि मैं बता ही नहीं पा रही हूँ कि मैंने कुछ अच्छा किया है, वो वाली बात कि ही हू सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। तो ये क्या आप साइड में छोटे छोटे से नोट्स बना लीजिए बैर एक्ट के साथ में, बिल्कुल इतनी सी जगह में अगर आप थोड़ा थोड़ा भी लिखेंगे ना, तो जब आप नेक्स्ट टाइम उसको रीड करेंगे तो आपको हर चीज़ रिकॉल हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 17। प्लीज साइड में लिखने की कोशिश करिए और एक आदत डाल लीजिए। सेक्शन 17 है कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज नो टाइटल नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल। देखिए मतलब मेरे पास टाइटल नहीं है और मैं प्रॉपर्टी बेच रही हूँ, तो क्या वो स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल होगी? ये बात आपको भी पता है नहीं हो सकती, क्योंकि क्या मैंने आपके साथ कहीं ना कहीं फ्रॉड कर दिया है, तो वैसी ही बात है। बट हम इसको डीप में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट सबसेक्शन बोलता है सेक्शन 17 का, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स इन फेवर ऑफ अ वेंडर और लेसर। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है प्रॉपर्टी बेचने का या लीज का, तो वो जो है स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पॉइंट नंबर ए, who knowing himself not to have any title to the property has contract to sell or let the property। जब मुझे खुद को पता है कि मेरा उस प्रॉपर्टी पे कोई टाइटल नहीं है और फिर भी मैं एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हूँ बेचने का, तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। ये वही बात हो गई है कि मैंने जानते बूझते आपके साथ फ्रॉड किया है, और अगर मैंने फ्रॉड कर दिया है तो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो गया ना आपकी तरफ से। वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी देखें, अगर फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन और इनका जो भी होता है तो वॉइडेबल और वॉइड हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो वैसी ही बात है कि मैंने जानते बूझते आपके साथ धोखा किया है, आप धोखा तो कर लिया है, अब आपको पता भी पड़ गया कि मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो कैसे स्पेसिफिकली इन्फोर्स कराएंगे? यही बात है, ठीक है, कि अगर कोई वेंडर और लेसर जो है अपनी प्रॉपर्टी जानते बूझते कि उसके पास टाइटल नहीं है और किसी और को बेच देता है, तो स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं होगी, क्योंकि उसके खुद के पास टाइटल नहीं है तो वो कैसे परफॉर्म करेगा। इसका बी पॉइंट देखते हैं, हु थॉट he entered into the contract believing that he had a good title to the property cannot at the fixed time by the parties or by the court for the completion of the sale or letting give the purchaser or lessor a title free from reasonable doubt। देखिए उसको लगता था जैसे मेरी कोई मतलब मेरे पापा के पास कोई प्रॉपर्टी है, अब मुझे पता है कि कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी मेरे पास ही आएगी, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि यार मैं तो कोई ना इतनी तारीख तक ये प्रॉपर्टी दे दूंगा, मतलब मुझे ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है ये वो। देखिए मेरे पास गुड टाइटल नहीं था, बट मैं क्या थी, मुझे एक बिलीव था कि मुझे वो प्रॉपर्टी मिलेगी, बिलीविंग दैट ही हैड अ गुड टाइटल। मैं ये बिलीव कर रही हूँ कि मेरे पास वो गुड टाइटल आएगा, बट क्या हुआ, जब वो परफॉर्मेंस का टाइम आया तब तक मेरे पास टाइटल नहीं आया, तो फिर से वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा और आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकते।
ठीक है, आया आपको इतना समझ में? पहले में तो मैंने जानबूझ के गलत किया तो भी आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकते। सेकेंड बार में जो है मुझे ऐसा लगता था कि वो प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी बट एक्चुअली नहीं मिली तो भी वो वॉइडेबल होगा। इसके सबसेक्शन 2 में लिखा है फॉर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल ऑल्सो अप्लाई एज फार एज मे बी पॉसिबल फॉर द सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे अभी हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करी तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी पे भी लागू होता है। कोई कार मेरे नाम पे थी ही नहीं और मैंने आपको बेच दी तो फिर से आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते। यही बात जो है सेक्शन 17 बोलता है। अब हम देखेंगे सेक्शन 18। सेक्शन 18 नॉन इन्फोर्समेंट एक्सेप्ट विथ वेरिएशन। देखिए, नॉन इन्फोर्समेंट एक्सेप्ट विथ वेरिएशन, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बन गया है और उसका इन्फोर्समेंट नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे? तो कोर्ट बोलेगी कि थोड़ा सा वेरिएशन कर लो तो आपका इन्फोर्समेंट हो जाएगा। ये चीज कोर्ट बोल सकती है। तो वो ही चीज को आप समझे नॉन इन्फोर्समेंट। नॉन इन्फोर्समेंट है, हम इन्फोर्स नहीं करा सकते एक्सेप्ट विथ वेरिएशन। अगर वेरिएशन हो गया तो शायद हम इन्फोर्समेंट करवा सकते हैं। तो वो वाली बात ये सेक्शन जो है बोलता है। अब हम इसको रीड आउट करते हैं। वेर अ प्लेंटिफ सीक्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग। कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग है और उसके लिए जो है प्लेंटिफ जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बोलता है टू विच द डिफेंडेंट सेट्स अप अ वेरिएशन, जिसमें डिफेंडेंट ने जो है कुछ वेरिएशन कर दिए हैं। द प्लेंटिफ कैन नॉट ऑब्टेन द परफॉर्मेंस सॉट। तो प्लेंटिफ वो वाली परफॉर्मेंस नहीं ले सकता है जिसकी उसने पहले बात करी थी। ठीक है, एक्सेप्ट विद द वेरिएशन सो सेटअप, अगर चाहिए तो वेरिएशन के साथ ले लो। इन द फॉलोइंग केसेस नेमली। देखिए, सिर्फ इतना सा समझिए पहले कि आपके और मेरे बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है ना। मान लीजिए कोई सा भी एक एग्रीमेंट हुआ। अब उसमें मैंने आपको बोला ठीक है मैं ऐसा ऐसा काम करूँगी। अब मैंने क्या किया, उसमें कुछ चेंजेस कर दिए। ठीक है, और आप गए कोर्ट के पास स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। तो प्लेंटिफ कौन हो गए? आप हो गए। आपने केस किया कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो, बट मैंने क्या किया, डिफेंडेंट ने तो वेरिएशन कर दिया। अब कोर्ट बोली जब डिफेंडेंट ने वेरिएशन कर दिए हैं, ये बोल रहा है ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर ही नहीं सकता है, तो क्या? तो भैया अगर प्लेंटिफ को चाहिए तो इन्फोर्समेंट ले लो बट वेरिएशन के साथ ले लो, और या फिर नॉन इन्फोर्समेंट हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ आई कि एक प्लेंटिफ जो है एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जाता है जो कि अपना राइटिंग में एग्रीमेंट था। अब क्या होता है, डिफेंडेंट ने उसमें कुछ वेरिएशन कर दिया। डिफेंडेंट बोल रहा है यार मैं ये नहीं ये करूँगा। कोई कार का एग्रीमेंट था कि भैया मैं तुमको XUV कार दूंगी और अब मैं बोल रही हूँ कि नहीं तुम्हें मैं इको स्पोर्ट या फिर वैगनार दूंगी। तो अब क्या मैंने कोई उसमें वेरिएशन कर दिया तो कोर्ट क्या बोलेगा, या फिर आपने अगर केस किया है तो फिर आपको बोलेंगे कि आप या तो वेरिएशन के साथ ले लो या फिर जो है रहने ही दो, या फिर जो भी आपका कंपनसेशन होगा। बट इसमें नॉर्मली जो बात बोली गई है कि अगर डिफेंडेंट वेरिएशन करता है और प्लेंटिफ जिसने केस किया है उसको ये बोला जाता है कि वेरिएशन के साथ जो है आप मतलब इसका परफॉर्मेंस ले लीजिए। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। नेमली ए पॉइंट वेयर बाय फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस रिप्रेजेंटेशन। देखिए, फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस रिप्रेजेंटेशन, ये सब हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ रखे हैं। और आप देखिए कि इन सब के जो मतलब कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो वॉइड ही होते हैं। द रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच परफॉर्मेंस इज सॉट इज इट इन टर्म्स और इफेक्ट डिफरेंट फ्रॉम वॉट द पार्टीज एग्रीड टू डू। मतलब जो बात हुई थी कि हमें ये काम करना है उससे कुछ चेंज हो गया है ना। नॉट कंटेन ऑल द टर्म्स टू बिटवीन द पार्टीज, जिस टर्म्स पे उन्होंने एग्री किया था वो टर्म्स अब कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं। पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच द डिफेंडेंट इंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए, अगर कोई एग्रीमेंट हुआ था और उसमें पता है कि फ्रॉड हुआ है, मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है या मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई है, तो आप जो वेरिएशन डिफेंडेंट ने करे हैं उसके साथ आप वो कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोर्स करवा लीजिए। ठीक है, नॉन इन्फोर्समेंट एक्सेप्ट विथ वेरिएशन, अगर आपको वैसा का वैसा चाहिए तो नॉन इन्फोर्समेंट, क्योंकि फ्रॉड हो गया है ना। मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी थी ही नहीं और मैंने आपको बेच दी। देखिए, एक ही एग्जाम्पल चल रहा है बट अलग अलग मीनिंग में चल रहा है। आप उस एक एग्जाम्पल को याद रखेंगे ना, आपको याद रह जाएगा। ठीक है, मैं ज़्यादा अलग अलग एग्जाम्पल नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, इसी को समझते हैं कि मेरे नाम पे प्रॉपर्टी नहीं थी बट मैंने आपको बेच दी। ठीक है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था हाँ कि मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है और मैं तुम्हें दे रही हूँ ये वो, बट वेरिएशन क्या हुआ, देखिए मैंने आपके साथ फ्रॉड किया, मिस रिप्रेजेंटेशन किया और मिस्टेक ऑफ फैक्ट करी। इन तीनों में से अगर मैं आपके साथ कुछ भी करती हूँ और आप आते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए तो कोर्ट बोले कि भैया इसके पास तो प्रॉपर्टी है ही नहीं,
फिर क्या होगा, कोर्ट मैं बताऊंगी कि मैंने उसमें कुछ टर्म्स जो है वेरिएशन कर दिया था, तो कोर्ट क्या बोलेगा, अरे अब प्लेंटिफ जो है या तो अगर वो ही परफॉर्मेंस चाहिए तो नॉन इन्फोर्समेंट हो जाएगा, और अगर वेरिएशन के साथ करोगे तो इन्फोर्समेंट हो जाएगा। यही बात है, क्योंकि मैंने आपके साथ फ्रॉड किया। अब कोर्ट को भी पता है फ्रॉड हुआ है, मतलब इसके नाम पे प्रॉपर्टी थी नहीं, तो कोर्ट कैसे इन्फोर्स कराएगी, कोर्ट बोलेगी कि जो वेरिएशन डिफेंडेंट ने की ना उसके साथ चलो और वो ही परफॉर्मेंस आप उससे ले लो। ठीक है, आई आपको इतनी बात समझ में कि नॉन इन्फोर्समेंट एक्सेप्ट विथ वेरिएशन, नॉन इन्फोर्समेंट रहेगा किसी चीज में अगर आपके साथ फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई है तो नॉन इन्फोर्समेंट हो गया, कैसे इन्फोर्स कराएंगे। बट अगर वेरिएशन आ गए हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंज हो गया है और हो सकता है तो वो कर लीजिए। ठीक है, इसका बी पॉइंट देखते हैं, वेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टीज वाज टू प्रोड्यूस अ सर्टन लीगल रिजल्ट विच द कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रेम्ड इज नॉट कैलकुलेट टू प्रोड्यूस। मतलब पहले उनका कोई मतलब दोनों पार्टीज थी वो कॉन्ट्रैक्ट में आई थी कोई लीगल पर्पस के लिए, बट बाद में वो पर्पस जो है अब इलीगल लग रहा है उनको, तो उसमें भी नॉन इन्फोर्समेंट रहेगा। नॉन इन्फोर्समेंट या फिर वेरिएशन के साथ उसको कर लीजिए। जैसे पहले हमने बात करी थी कि अपन तो है ना ओपियम बेचेंगे या फिर हम कुछ ऐसा इलीगल काम करेंगे, तो कैसे कैसे ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बोलेगा ही नहीं कोर्ट, तो क्या बोलेगा कि आप जो है कोई ऐसा काम करिए, वेरिएशन कर लीजिए इस एग्रीमेंट में। पहली बात तो ऐसे केसेस कोर्ट के पास जाएंगे नहीं, बट एक नॉर्मल सी बात है कि कोई सा भी आप लीगल काम करने जा रहे थे और अब वो जो है इलीगल लग रहा है तो आप उसमें वेरिएशन कर लीजिए। ठीक है, सी पॉइंट को हम देखेंगे, वेयर द पार्टीज हैव सब्सिक्वेंटली टू द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेरिड इट्स टर्म। जब एग्जीक्यूशन का टाइम आया तो दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी टर्म्स जो है चेंज कर ली, तो भाई चेंज कर ली है तो चेंज के हिसाब से कर लो, और अगर वही की वही करनी है तो नॉन इन्फोर्समेंट। मतलब आप इसमें सेक्शन 18 में इतनी सी बात गौर करिए कि नॉर्मली अगर किसी चीज का हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करेंगे, वेरिएशन के साथ उस चीज को परफॉर्म कर लेंगे। एक एग्जाम्पल देती हूँ, फनी एग्जाम्पल है बट अच्छा है। ठीक है, आपने ऑर्डर किया डोसा, मसाला डोसा आपने ऑर्डर किया है। ठीक है, अब आप सोच के बैठे थे, आपने जैसे डोसा वाले भैया को बोला तो आप सोच के बैठे थे कि आपके पास मसाला डोसा आएगा, नारियल चटनी आएगी और सांभर आएगा, आप ये सोच के बैठे थे, बट सांभर खत्म हो गया। अब खत्म हो गया है तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसे करवा सकते हैं, तो वेरिएशन क्या होगा, डोसा वाला भैया आपको बोलेगा भैया चटनी से खा लो तो ठीक है वरना कोई बात नहीं। वैसे ही बात है कि अगर किसी चीज का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकता है, जब वो सांभर आपको लाके दे ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास है ही नहीं, जब किसी चीज का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता तो वेरिएशन डोसा जो है चटनी के साथ खाना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आया आपको समझ में। एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेके समझिए कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं होगा तो आपको जो है वेरिएशन के साथ में उसको करना पड़ेगा। अब देखते हैं हम सेक्शन 19, रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज एंड पर्सन्स क्लेमिंग अंडर देम बाय सब्सिक्वेंट टाइटल। देखिए, रिलीफ मिलेगा पर्सन्स या पार्टीज को सब्सिक्वेंट टाइटल के अंडर। अपन इस सेक्शन को पढ़ते हैं तो अपन को समझ आ जाएगा। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है किस किस के अगेंस्ट में हम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर ए, आइदर पार्टी देयरटो, दोनों में से किसी भी पार्टी के अगेंस्ट हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का बोल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट बोलता है एनी अदर पार्टी क्लेमिंग अंडर बाय हिम बाय अ टाइटल अराइजिंग सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट अ ट्रांसफर फॉर द वैल्यू हु हैज पेड हिज मनी इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, इसको पहले हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ये ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया था कोई सा लैंड बेचने का। ठीक है, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था 10 लाख का कि हाँ भैया मैं तुम्हें 10 लाख का जो है लैंड सेल करूंगा। अब ये ए को पता था कि मैंने बी के साथ एग्रीमेंट कर रखा है, ये क्या करता है जाके सी को जो है वो लैंड जो है 15 लाख में बेच देता है। अब बी क्या करेगा, उसने भी तो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, तो बी क्या कर सकता है, बी जो है सी के खिलाफ भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ले सकता है। क्यों, क्योंकि ए और सी दोनों को पता थी, सी को भी ये बात इसमें पता थी कि उसका एग्रीमेंट बी के साथ हो गया था। ठीक है, देखो समझो, एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम बाय अ टाइटल अराइजिंग सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट अ ट्रांसफरी, है ना, ट्रांसफरी के अलावा फॉर द वैल्यू हु हैज पेड हिज मनी इन गुड फेथ। इसने तो मनी, बी ने जो है अपनी मनी गुड फेथ में दी थी,
उसको नोटिस नहीं था ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का। अब देखो ए और सी का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके बारे में बी को पता नहीं था, बट जो सी था इसको पता था कि ए और बी का जो है एग्रीमेंट हो चुका है। ठीक है, तो ए और बी का पहले एग्रीमेंट हुआ 10 लाख का। बी ने गुड फेथ और अच्छे बिलीफ में इसको पेमेंट भी किया, बट ए ने क्या किया, ए को पता था कि इससे मैं पैसा ले चुका हूँ, तो भी उसने सी के साथ एग्रीमेंट कर लिया 15 लाख में। और अब सी को पता था कि इस बी को इससे पहले ही एग्रीमेंट हो चुका है, तो भी इसने ये किया, तो अब बी जो है इसके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ला सकता है। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम्पल से ध्यान रखिए कि किसी ने अच्छे बिलीफ में अगर कुछ काम किया है तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ले सकता है, या तो ट्रांसफरर से या फिर जो जिस बंदे को वो ट्रांसफर हुई है उससे। सी पॉइंट, एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर अ टाइटल विच थो प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड नोन टू द प्लेंटिफ माइट हैव बीन डिस्प्लेड बाय द डिफेंडेंट। देखिए इसका हम अगर एग्जाम्पल देखें तो मानिए कोई जॉइंट टेनेंसी थी या फिर कोई एक जॉइंट लैंड था। जॉइंट लैंड का हम एग्जाम्पल देखते हैं कि 3 भाइयों का कोई लैंड था, उसमें से सबका अपना अपना शेयर था, उसमें से इस वाले भाई ने जो है अपनी प्रॉपर्टी किसी और को सेल आउट कर दी। ठीक है, सिर्फ इसकी वाली प्रॉपर्टी इसने किसी को सेल आउट कर दी और ये भाई जो है मर जाता है, तो अब ये प्रॉपर्टी लेने किसके पास जाएगा, ये दोनों ही बचे तो इन्हीं दोनों के पास जाएगा। यही बात जो है सेक्शन सी इसका बोलता है, क्योंकि फाइनली जो इसकी प्रॉपर्टी थी वो मिलेगी किसको, इन दोनों को ही मिलेगी। तो वही बात है कि एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर अ टाइटल, ये पर्सन जो क्लेम करा है दो टू प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड नोन टू द प्लेंटिफ, वो जानता है कि ये प्रॉपर्टी अभी प्लेंटिफ की नहीं है, मतलब अभी नहीं है बट उसको मिलेगी ही सही, तो वो किसी और डिफेंडेंट को, जो उसके रिलेशन वाले डिफेंडेंट है, उनको भी ये चीज बोल सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन नंबर 19 में पॉइंट सी ए। देखिए इससे पहले वाले सेक्शन में भी ये पॉइंट्स थे, पहले वाले वीडियोस में भी ये पॉइंट्स थे कि जैसे अगर कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है, ये एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है और ये भी एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है। अब अगर ये दोनों मर्ज हो जाती है तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये आप है, आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मुझे आप एक LLP समझे, मैं एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हूँ, आपने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और मैं जो है किसी और के साथ जाके मर्ज हो जाती हूँ, अमालगमेट हो जाती हूँ, तो ये मैं हूँ, ये एक और सेकंड LLP है, अब हम दोनों मर्ज हो जाते हैं। आपका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ था, मेरे साथ, तो अब अगर आपको कोई केस करना है तो किसके ऊपर करेंगे, हम दोनों के साथ, क्योंकि हम अमालगमेट हो चुके हैं। तो यही जो है पॉइंट सी ए बोलता है, वेयर अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हैज इंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड सब्सिक्वेंटली बिकम्स अमालगमेटेड। पहले वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करते हैं, आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके बाद वो अमालगमेट होते हैं, तो मैं और दूसरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है अमालगमेट हो जाती है, तो जो न्यू LLP फॉर्म हुई है उसके खिलाफ में आप केस कर सकते हैं या उससे आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बोल सकते हैं। पॉइंट नंबर डी में भी यही बात बोली गई है, जैसे कि एक कोई कंपनी है, उसके साथ आपने एग्रीमेंट किया, बाद में वो अमालगमेट हो जाती है, तो आप जो अमालगमेटेड कंपनी है उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, उसके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का बोल सकते हैं। पॉइंट नंबर ई में भी यही बोला है कि अगर कोई कंपनी बनने से पहले, इनकॉर्पोरेशन से पहले अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जो कंपनी या जो भी पर्सन उसको कम्युनिकेट कर रहे थे, तब उनके लिए भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बोल सकते हैं, जैसे प्रमोटर्स वगैरह से। अगर आपको इसको और भी डीप में पढ़ना है तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये सारे पॉइंट समझा रखे, जैसे कि सब्सटीट्यूट एग्रीमेंट वगैरह का जो था सेक्शन 20 का, वो भी मैंने आपको उसमें बता रखा है, और CDE ये सारे पॉइंट भी मैंने आपको उस पहले वाले वीडियो में बता रखे हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इट्स अ बिग वीडियो बट प्लीज आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए, साइड में नोट्स बनाइए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।